हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड। जो हमारा चैप्टर 2 है वो क्या है? संसाधन के रूप में लोग। आज हम जानेंगे कि कैसे लोगों को संसाधन के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। अवलोकन करते हैं हम संसाधन के रूप में लोग। अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किए जाते हैं तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। परिचय। अब हम देखते हैं संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन के उनके योगदान की क्षमता पर बल देना है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या के एक संसाधन है, एक मानव संसाधन या विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, जिसे प्रिय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसे नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश के उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? संसाधन के रूप में। तो हम देखते हैं मानव का हम किस तरीके से संसाधन के रूप में उपयोग करें। जैसे कि हम देखते हैं कोई शिक्षक हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, ये सारे क्या हमारे एक तरीके से संसाधन के रूप में हम लोगों का उपयोग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम इन चीज़ों में जब एक तरीके से बढ़ेंगी ये सारी चीज़ें, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी पढ़ाई होगी, तो सभी तरीके से क्या होगा? हमारी भौतिक पूंजी भी बढ़ेगी और उसमें क्या होगा? लोगों की स्वास्थ्य में भी उत्पादकता के रूप में हम उसको देख सकते हैं। लोगों का स्वास्थ्य भी क्या होगा? अच्छा होगा और वो उससे क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक कार्य करके हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है या उससे अधिक है? मानव पूंजी पर मानव जो पूंजी है वो क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है या उससे अधिक है? आइए हम इन सारे सवालों के जवाब यहाँ पर देखते हैं। यह मानव पूंजी है। जैसे कि मानव पूंजी हम देख सकते हैं, मानव पूंजी क्या है? संसाधन के रूप में लोग। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर को देख सकते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको फर्नीचर का काम करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर हम टेलर का कपड़े सिलाई करते हुए काम देख सकते हैं। ये सभी क्या है? मानव पूंजी एक तरीके से। आइए इन कुछ चीज़ों पर चर्चा करते हैं। चित्र 2.1 को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर तथा दर्जी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार परिसंपत्ति है? उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी का अपने आप उपयोग नहीं हो सकते। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं मानव पूंजी जो मानव के द्वारा तय की, जैसे मानो अगर हमारे पास पूंजी होगी और भूमि होगी, लेकिन अगर हम उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा? तो उसी प्रकार मानव क्या करता है? इन दोनों का उपयोग करके समाज को बेहतर बनाता है, समाज के अंदर कई सारे बदलाव पैदा करता है।
तो इसे ही हम मानव पूंजी कहते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के रूप में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के द्वारा व्यय होता है। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनाने का प्रयास करते हैं। शकल की कहानी। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव में सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन शीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ में ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह में से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर में फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। विलास एवं शकल की कहानियां। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको चित्र द्वारा समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं विलास की कहानी। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह शकल ही के गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। उनने विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ गीता ने उसे फिश बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से फिश खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह फिश बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गाठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था। अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में फिश बेचने के लिए बाध्य हुआ। उसने अपनी माँ की तरह वहाँ भी कम कमा पाता था। जैसे कि हम देखते थे एक जो हमने कहानी देखी वो किसकी थी, शकल की। तो शकल ने क्या किया, पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति बनकर उसने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में उसे नौकरी मिल गई और वहाँ पर भी उसने एक नए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया और उसे कहीं ना कहीं पदोन्नति मिल गई। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो विलास है, विलास ने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो उसे जो अपनी माँ जो काम करती थी वही काम उसे करना पड़ा। तो इस तरीके से हम 2 तरीके से देख सकते हैं। जब अगर हम कुछ पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करते हैं, जब हमारे पास शिक्षा होती है तो हम उस शिक्षा से कई सारे लोगों का जीवन सुधार सकते हैं और कई सारी चीज़ें हमारे अंदर भी हम बदलाव ला सकते हैं और हमारे समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। क्या दोनों मित्रों के बीच आप कोई अंतर पाते हैं? वे कौन से अंतर है? क्रियाकलाप। पास के किसी गांव या झुग्गी इलाके में जाएं और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें जो विलास या शकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा हो। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई थी। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह परिवार के पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादक देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाई। वह अपनी माँ की भांति ही जो फिश बेचकर अपना जीवन यापन करता था, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक वेतन पाता था। जैसे कि हम देखते थे कि
जो यहाँ पर शकल था, शकल ने क्या किया, एक तरीके से कहीं न कहीं पैसे का भी उपयोग किया और अपनी जो मेहनत थी, अपनी मेहनत और लगन से उसने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद एक जो प्राइवेट कंपनी में उसको नौकरी मिल गई और नौकरी मिलने के बाद भी उसे उसमें पदोन्नति भी मिल गई और जो विलास था एक तरीके से उसने क्या किया, अपनी माँ के द्वारा जो काम उसकी माँ किया करती थी, वही काम उसने जारी रखा और इससे क्या उसकी आय भी बहुत कम थी। तो हम यहाँ पर और आगे देखते हैं, मानव संसाधन में शिक्षा चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि पूंजी में निवेश की ही तरह है। एक बच्चा भी जिसका शिक्षा स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृद्धि योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर कोई बच्चा है वो अच्छा स्वस्थ है, स्वस्थ होने के साथ साथ वो पढ़ाई पर भी ध्यान देता है, उसे शिक्षा भी मिली है, तो वो क्या करता है, जब उच्च आयु से और समाज को वृद्धि योगदान देता है। जैसे कि अगर जब वो बड़ा होकर के किसी कंपनी या कोई जॉब करेगा कुछ भी, तो वो क्या करेगा, उससे कुछ आय प्राप्त होगी उसे और हमारा उससे क्या होगा, समाज भी सुधरेगा और हमारे समाज को कुछ ना कुछ योगदान मिलेगा। जैसे कि अगर किसी को कोई डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर की आवश्यकता सभी को होती है, तो वो क्या है, डॉक्टर बन कर के बहुत सारे लोगों का इलाज कर सकता है। तो इससे क्या है, हमारे समाज में काफ़ी परिवर्तन आएगा। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व का अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित, अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप का एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी अच्छा पढ़ा लिखे, अच्छा स्वस्थ रहे, अच्छी चीज़ों को खाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन अन्य जो लोग हुआ करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं, उनकी सोच भी वैसी हो जाती है, वो अपने बच्चों को भी वैसे ही वंचित रखते हैं जैसी सुविधाओं से वो वंचित रहे हैं खुद ही। जापान देशों जैसे देश होते हैं, मानव संसाधन पर निवेश किया है, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है, वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी और विकसित बने, उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की है, उसी से ये देश धनी विकसित बने हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास क्या करता है, फिश बेचता था और शकल को एक फार्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, अंतर्गत क्या होता है, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। हम यहाँ पर एक चित्र को देख सकते हैं। क्या आप इस चित्र के आधार पर क्रियाकलापों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो हमने अभी देखा था यहाँ पर कि जैसे कि जो किसान है, प्राथमिक क्षेत्र है, और कहीं किसी जगह पर काम वगैरह करना है क्या, द्वितीयक क्षेत्र, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तृतीयक क्षेत्र में। तो हम इनको तीनों श्रेणी में बांट सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और परिसंकरण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। क्रियाकलाप,
अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाएं और उस गांव अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। अगर यह संभव नहीं है तो अपने पड़ोसियों से पूछें कि उनका व्यवसाय क्या है। उनके काम को आप 3 क्षेत्रकों में से किस प्रकार क्षेत्रक में रखेंगे। बताइए कि ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं हैं या गैर आर्थिक। विलास गांव के बाजार में फिश बेचता था। विलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता था। शकल एक प्राइवेट फॉर्म में काम करता था। शकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल भी करता था। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं क्या करती है, घर के कामकाज देखती है और पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की जो माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता है। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। विलास की माँ गीता क्या करती है, यहाँ पर फिश बेचकर अपनी आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती है। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती है जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार एवं निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र की प्रसूति, अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवाएं उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठिका से पूछें कि वह क्या बनना चाहती है। जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। शिक्षा। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा के बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए शिक्षित खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है, प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से, गतिशीलता और सावधानी पूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। एक जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वित करना चाहिए। भारत में साक्षरता दर। हम देख सकते हैं एनवी सेंटर ऑन पॉपुलेशन आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भारत में साक्षरता दर। हमको व्यक्ति, पुरुष और महिलाओं के लिए हम यहाँ पर साक्षरता दर को देख सकते हैं इस बार ग्राफ के द्वारा। अब हम आगे देखते हैं महिलाओं की जो जोर दिया जाता है उनके श्रम में। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उत्पन्न कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में
1776 पॉइंट जो हमारा यहाँ पर 90 करोड़ रुपए हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर वे 1951 से 1952 के 0.64% से बढ़कर 2015 से 16 में कितना हो गया 3% बजटीय अनुमान हो गया है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय। आइए चर्चा करते हैं हम कुछ आरेख 2.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। क्या 1951 से जनसंख्या की साक्षरता दर बढ़ी है? किस वर्ष भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? भारत में पुरुषों में साक्षरता दर अधिक क्यों है? पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित क्यों हैं? आप भारत में लोगों की साक्षरता दर का परिकलन कैसे करेंगे? 2020 में भारत की साक्षरता दर का आपका पुनर्नुमान क्या है? क्रियाकलाप अपने विद्यालय या अपने पड़ोस के सह शिक्षा विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की गणना करें। अपने स्कूल प्रशासक से कहें कि वे आपको लड़के और लड़कियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध कराएं। अगर उनमें कोई अंतर है तो उसका अध्ययन करें और कक्षा में उसका कारण समझाएं। देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017 से 18 के द्वारा घटकर 2.7% बताया गया है। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। वर्ष 2011 के केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है जबकि बिहार में 62% ही है। वर्ष 2013 से 14 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.58 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य और स्थानीय सरकार और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहले। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इन नीतियों ने भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा 18 से 23 वर्ष की आयु के वर्ग के नामांकन में 25 जो हमारे यहाँ पर 0.2% तक की वृद्धि 2017 से 18 में 30%, 2020 से 21 करने का प्रयास किया गया है। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना है, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2015-16 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को सारणी 2.1 में देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर दी गई है उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या, नामांकन एवं संकाय। तो हम वर्ष, महाविद्यालयों की संख्या, विश्वविद्यालयों की संख्या, विद्यार्थी, शिक्षक एवं यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज। 1950 से 51 में महाविद्यालयों की संख्या 750 हो गई, विश्वविद्यालयों की संख्या 30 हुई, विद्यार्थियों कितने हुए यहाँ पर 2,63,000 और शिक्षक हम देख सकते हैं यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज कितना है 24,000। 1990 से 91 में 7,346 हो गई महाविद्यालयों की संख्या, विश्वविद्यालयों की 117 और यहाँ पर हम देख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या तो कितनी हो गई यहाँ पर 49,25,000 रुपये हो गए, 25,000 हो गई यहाँ पर। और शिक्षक कितने हो गए 2,72,000। 1998 से 99 में यहाँ पर कितने हुए हम इसको देख सकते हैं तो 11,089 हो गई महाविद्यालय की संख्या, 238 विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर
1,46,70,70,76,50 हो गई यहाँ पर। और इसकी शिक्षक और यूनिवर्सिटी कॉलेज की कितनी हो गई यहाँ पर हमारी, तो 80,000 हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको 80,000। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कितनी हो गई 8,16,966। 2012 से 13 में 37,204 और विश्वविद्यालयों की संख्या 628 और विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 2,23,29,000 यहाँ पर हम दे सकते हैं 2,938। और यहाँ पर शिक्षक और यूनिवर्सिटी की 9,25,396। 2014 से 15 में 40,760 और विश्वविद्यालयों की संख्या 711। और इधर हम देख सकते हैं 2,65,85,437 और यहाँ पर देख सकते हैं हम 12,61,350। 2015 से 16 में 41,435 और विश्वविद्यालयों की संख्या 753 और विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 2,84,84,746। और जो हम यूनिवर्सिटी की संख्या देख सकते हैं 14,38,38,000। 2016 से 17 में 42,338 विश्वविद्यालयों की संख्या 795 और विद्यार्थियों की संख्या 2,94,27,158। और यहाँ पर शिक्षक और यूनिवर्सिटी की संख्या हम देख सकते हैं 14,70,190। हम आगे देखते हैं, आइए चर्चा करते हैं। क्या विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश देने के लिए कॉलेजों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? क्या आप सोचते हैं कि हमें विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए? वर्ष 1950 से 51 से वर्ष 1998-99 तक शिक्षकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? भावी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के बारे में आपका विस्तार क्या है, क्या विचार है हमारे, उसके बारे में हम बता सकते हैं। स्वास्थ्य क्या है? फार्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फार्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपना योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वस्थ सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र हमको दिखाया गया है। स्वास्थ्य की जांच के लिए एक पंक्ति में खड़े हुए बच्चे हमको दिखाए गए हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2014 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई थी। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई है। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर यहाँ पर कितनी हो गई 20.4 और मृत्यु दर 6.4 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु दर घटती है। 1951 से 2015 तक औषधालयों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 1951 से 2015 तक डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो हम देखते हैं संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारित संरचना हमको यहाँ पर दे रखी है। उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में और 2017 में। तो कितना था 1,81,139, फिर बढ़कर 1,82,709, फिर 1,84,359, 1,85,933 और 1,87,505।
औषधालय तथा अस्पताल 29,274, 29,715, 29,957, 30,044 और 31,641। बिस्तर सरकारी 6,28,708, 6,75,779, 7,54,739, 6,34,879 और 7,10,761। भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत डॉक्टर 45,106, 3,35,036 और जो हमारे यहाँ पर 20,422, 25,282, 17,982। फिर हम देख सकते हैं नर्सिंग कर्मी ANM, RN एवं RM LHV कितना हो गया यहाँ पर 23,44,241, 26,21,1981, 26,39,229, 27,78,248, 28,78,182 को हम देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर और नर्सों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? यदि नहीं तो क्यों? किसी अस्पताल में आप और कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहोगे? आप हाल ही में जिस अस्पताल में गए उस पर चर्चा करें। इस सारणी का प्रयोग करते हुए आप एक आरेख बना सकते हैं। क्रियाकलाप, आप निकट के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में जाएं और निम्नलिखित विवरण नोट करें। जिस अस्पताल में आप गए उसमें कितने बिस्तर हैं, अस्पताल में कितने डॉक्टर, अस्पताल में कितनी नर्सें कार्यरत हैं। इसके अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना एकत्रित करने का प्रयास करें। आपके इलाके में कितने अस्पताल हैं, आपके इलाके में कितने औषधालय हैं। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज है। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल है। बेरोजगारी, शकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीधू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती और न ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। शकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। शकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी, तथापि ग्रामीण एवं और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगार की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्याओं से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहराई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोग को अधिक काम नहीं मिल पाता है। आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीक अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यकताएं तकनीक कौशल की कमी भी है। बेरोजगारी ने जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा, हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी अहित
हितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यहाँ उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्रक स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्रक, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आपको स्मरण है कि जब आपने अपने जूते या चप्पल ठीक कराए थे तो कितना भुगतान किया था। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं चप्पल सिलाई करने वाले लोगों को। तो हम यहाँ पर देखते हैं कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी, उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गाँव से शहर की ओर प्रवास करते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करते हैं। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में चला गया है। द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीयक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही है। आइए यह जानने के लिए एक कहानी पढ़े कि कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। एक गांव की कहानी। एक गांव था जिनमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक गांव इतना उपज लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सकें। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गाँव वापस लौटा। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे कि गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी प्रगति हो गई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल के निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिससे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की कि वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वहाँ अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों को कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय और अब बचने लगा। जो समय भी बच गया, किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। जब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव, जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी, जहां मानव पूंजी के उठते स्तर से उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। अब हम सारांश देख सकते हैं इसका। आपने देखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य के सामान, आगते किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती है।
इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। अंततः अध्याय के एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वह रोजगार के अवसर उत्पन्न हो गए। अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।